हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बेस्ट ऑफ स्टॉक बुक्स में। यहाँ पर हम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बुक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे डिस्कस करते हैं और ये लर्न टू अर्न बुक का 6th पार्ट है। यदि आपने इसके पहले पार्ट्स को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आपको बोला जाए ऐसे 5 इंस्टीट्यूशंस के नाम बताएं जिनके बिना देश एक साल भी नहीं चल सकता, तो आप क्या बोलोगे? मिलिट्री, पुलिस, गवर्नमेंट, कोर्ट्स, इलेक्ट्रिक कंपनीज, वाटर डिपार्टमेंट या हॉस्पिटल्स? आई एम श्योर ज्यादातर लोगों के लिस्ट में स्टॉक मार्केट नहीं होगा। जरूरी सर्विसेज में स्टॉक मार्केट हमारे दिमाग में नहीं आता है। जब हम एसेंशियल सर्विसेज या जरूरी सेवाओं के बारे में सोचते हैं तो सिर्फ फूड, लॉजिंग, गैस और रॉबर्स से सेफ्टी ही हमारे दिमाग में आते हैं। लेकिन हकीकत तो ये है कि फाइनेंशियल मार्केट सारे मानव जाति के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ना कि सिर्फ स्टॉक होल्डर और बॉन्ड होल्डर के लिए। व्हाइट हाउस या संसद भवन 1 महीने की छुट्टी पर जा सकते हैं, लेकिन बिना स्टॉक मार्केट और बॉन्ड मार्केट के हमारा इकोनॉमिक सिस्टम ठप पड़ जाएगा। अगर किसी कंपनी को या किसी व्यक्ति को शेयर बेचकर पैसे राइज करना है तो वो बदकिस्मती से नहीं कर सकता है, क्योंकि शेयर बेचने के लिए कोई मार्केट ही नहीं है और ना ही बायर्स हैं। सरकार के पास कोई रास्ता नहीं होगा कि वो अपने बॉन्ड्स को कहां बेचे जिससे पैसे राइज कर सके। सरकार के पास सिर्फ 2 ही रास्ते बच जाएंगे और दोनों ही बहुत खराब है। पहले तो वे फ्रेश कैश को छाप सकते हैं जिससे डॉलर की कीमत घट जाएगी, और दूसरा वे पेमेंट करना छोड़ दें, जो कि मिलियंस ऑफ अमेरिकन का इनकम का सोर्स है। शेयर मार्केट नहीं रहेगा तो कंपनीज बैंकरप्ट हो जाएंगी, बैंक्स बैंकरप्ट हो जाएंगे, लोगों का भीड़ बैंक्स पहुंच जाएंगे अपने पैसे सेव करने के लिए, जिससे बैंक आउट ऑफ कैश हो जाएंगे, स्टोर्स बंद पड़ जाएंगी, कंपनीज बंद हो जाएंगे, लाखों लोगों की नौकरी चली जाएगी, लोग रोड पर भटकते रहेंगे और आधी फेंकी हुई पिज्जा उठाकर खाएंगे। जिस मानव जाति को आज हम जानते हैं वो खत्म होने की कगार पर होगा, और इसका कारण सिर्फ स्टॉक मार्केट का बंद होना होगा। इन मार्केट्स को हम जितना जरूरी समझते हैं, वास्तव में ये उससे कई ज्यादा जरूरी है। बिना फाइनेंशियल मार्केट के हम ज्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि स्टॉक मार्केट हमारे लिए कितना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कि मिस्टर पीटर लिंच अपने इस बुक में आगे क्या लिखते हैं। अगर आपने इस वीडियो के पिछले पार्ट्स को देखा होगा तो आपको पता है कि ये बुक 1995 में पब्लिश किया गया था। उस समय शेयर प्राइस को ट्रैक करने का उतना सुविधा नहीं था जितना आज है। उस समय जब इन्वेस्टर किसी शेयर को बाय करता था तो कल होकर दूसरे दिन वो इन्वेस्टर सुबह सुबह सबसे पहले न्यूज़पेपर की ओर भागता था, ये देखने के लिए कि आज उस शेयर का प्राइस क्या है। ये वो काम है जो हर शेयर होल्डर नहाने के बाद सबसे पहले करता है। और यदि आपको पता लगाना है कि न्यूज़पेपर पढ़ रहा व्यक्ति इन्वेस्टर है या नहीं, तो इस बात से पता लगाया जा सकता है कि कोई इन्वेस्टर अगर पेपर उठाता है तो वो कॉमिक्स या स्पोर्ट्स से शुरू नहीं करेगा। वो डायरेक्ट बिजनेस सेक्शन में जाकर अपने उंगली की सहायता से कुछ स्टॉक के क्लोजिंग प्राइस चेक करेगा। उनका मूड सेकंड में चेंज हो सकता है, डिपेंड करता है कि उन्होंने पेपर में क्या देखा है। अगर वो गुस्सा कर रहे हैं तो प्राइस डाउन होगा, और अगर खुश हैं तो ऑब्वियसली उनके शेयर्स का प्राइस अप होगा। जब मार्केट ओपन रहता है तो बहुत तेजी से शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं, लेकिन मार्केट क्लोजिंग से ठीक पहले सबसे आखिर में जिस रेट पर शेयर ट्रेड होता है उसे क्लोजिंग प्राइस कहते हैं, और इसी प्राइस को इन्वेस्टर कल होकर न्यूज़पेपर में देखते हैं। न्यूज़पेपर में कुछ इस तरह से स्टॉक्स के इन्फॉर्मेशन दिए हुए रहते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस छोटे से स्पेस में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन एडजस्ट किया हुआ रहता है। दूसरे कॉलम में आप देख सकते हैं कि स्टॉक का नाम है, और सबसे पहले कॉलम में 365 डे हाई एंड लो है, जिसे 52 वीक हाई लो भी कहा जाता है। यानी पिछले 12 महीने में किसी व्यक्ति ने डिज्नी के शेयर्स के लिए $62 पे किए हैं, जो कि पिछले 12 महीने के हिसाब से सबसे हाईएस्ट है, और किसी व्यक्ति ने पिछले 12 महीने में डिज्नी के शेयर्स के लिए $37 पे किए हैं, जो कि पिछले 12 महीने के हिसाब से सबसे लोएस्ट है। इनफैक्ट स्टॉक मार्केट में लगभग सारे स्टॉक अपने बेस प्राइस से 57% तक अप एंड डाउन करते हैं। इससे ज्यादा मजेदार बात यह है कि हर 3 में से एक स्टॉक एक साल में 50 से 100% तक अप एंड डाउन करते हैं। मतलब कुछ इन्वेस्टर सेम स्टॉक के लिए दूसरों से बहुत कम पैसे देते हैं, और वो भी एक ही साल के अंदर। आगे आप देख सकते हैं हाई, लो, लास्ट और चेंज है। इस डाटा से आप समझ सकते हैं कि पूरे दिन में डिज्नी के शेयर में क्या हुआ है। उस दिन किसी व्यक्ति ने डिज्नी शेयर्स के लिए इतने रुपए हाईएस्ट पे किए हैं और किसी व्यक्ति ने लोएस्ट इतने रुपए पे किए हैं। उस दिन मार्केट क्लोज होने से पहले सबसे आखिर में इस रेट पर आखिरी ट्रेड हुआ है, जिसे क्लोजिंग प्राइस भी कहते हैं। और चेंज का मतलब है पिछले दिन के क्लोजिंग प्राइस से इस दिन के क्लोजिंग प्राइस में कितना चेंज है। जैसे मान लीजिए पिछले दिन का क्लोजिंग प्राइस है 58 और आज का क्लोजिंग प्राइस है 56, यानी 2 पॉइंट का चेंज है। स्टॉक के राइट साइड में आप देख सकते हैं डिविडेंड दिया हुआ है। जब कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट करती है तो कंपनी अपने प्रॉफिट को अपने शेयर होल्डर्स में बांट देती है, जिसे डिविडेंड कहते हैं। कुछ कंपनी डिविडेंड देती है और कुछ कंपनी डिविडेंड नहीं देती है। आप यहाँ देख सकते हैं डिज्नी अपने शेयर होल्डर्स को हर शेयर पर सालाना $0.36 का डिविडेंड देता है। उसके बाद यील्ड परसेंट है। अगर आपको यील्ड परसेंट निकालना है तो आप डिविडेंड को क्लोजिंग प्राइस से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब होता है अगर आप इस प्राइस पे डिज्नी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको आपके इन्वेस्टमेंट पर सालाना 0.63% का रिटर्न मिलेगा। अगर हम इस रिटर्न को सेविंग अकाउंट या बॉन्ड्स के रिटर्न से कंपेयर करेंगे, लेकिन डिज्नी वो शेयर नहीं है जिसमें आप सिर्फ डिविडेंड के लिए इन्वेस्ट करेंगे। उसके बाद है पीई। पीई का फुल फॉर्म होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अगर आपको किसी स्टॉक का पीई निकालना है तो आप स्टॉक के करंट प्राइस को अर्निंग से डिवाइड करके निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी का शेयर प्राइस है 200 रुपीज और उस कंपनी
कंपनी का अर्निंग है 10 रुपीज पर शेयर, तो उस कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो होगा 20 का। लेकिन आपको इस तरह का कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पीई आसानी से मिल जाता है। अगर आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप उस स्टॉक के पीई को देखकर समझ सकते हैं ये स्टॉक इस प्राइस पर सस्ता है या महंगा। पीई रेशियो इंडस्ट्री वाइज वैरी करता है और कंपनी टू कंपनी भी वैरी करता है। अगर आपको पीई को एक टूल की तरह इस्तेमाल करना है तो आप किसी कंपनी के पिछले रिकॉर्ड्स को चेक करके कर सकते हैं। जैसे कोई कंपनी पिछले 10 साल या 15 साल या 20 साल में कितने का पीई दे रहा है। जैसा कि आपको पता है ये बुक 1995 में पब्लिश किया गया था, तो उस समय के हिसाब से मिस्टर पीटर लिंच बताते हैं कि अभी स्टॉक मार्केट में एवरेज पीई 16 के आसपास है और डिज्नी का पीई रेशियो 23 है, जो कि एवरेज पीई से ज्यादा है। लेकिन अगर आप पिछले 15 सालों में देखेंगे कि डिज्नी का पीई 12 से 40 तक भी गया था, तो 23 पीई आउट ऑफ लाइन नहीं है हिस्टोरिकली देखा जाए तो। पीई के साइड में है सेल्स, इसे वॉल्यूम भी कहा जाता है। इसका मतलब है कि आज मार्केट में डिज्नी के 11,090 शेयर्स खरीदे और बेचे गए हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं कि एक लाइन में कितने सारे इन्फॉर्मेशन दिए रहते हैं। तो चलिए बात करते हैं ओनरशिप की सुविधाओं के बारे में। अगर आप किसी कंपनी के एक शेयर भी ओन करते हैं तो आपको वही सुविधा और अधिकार दिए जाते हैं जो अधिकार 1 लाख शेयर ओन करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। एनुअल मीटिंग में आपको भी इन्वाइट किया जाता है, जहां आप स्टॉक मार्केट के पेशेवर या एक्सपर्ट के बगल में बैठकर उस कंपनी के टॉप एग्जीक्यूटिव को सुन सकते हैं और किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर अपना वोट भी दे सकते हैं। जैसे उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन कौन होंगे। ये डायरेक्टर्स कंपनी के एम्प्लॉय नहीं होते हैं और ना ही उन्हें उस कंपनी के बॉसेस को जवाब देना रहता है। डायरेक्टर्स स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेते हैं और उस कंपनी के बॉसेस पर ध्यान रखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। आसान भाषा में कहा जाए तो कंपनी शेयर होल्डर्स के लिए एग्जिस्ट करती है और डायरेक्टर्स शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। पब्लिक कंपनीज अपने इलेक्शन में 1 वोट 1 शेयर सिस्टम यूज करती है। मतलब अगर आपके पास सिर्फ एक शेयर है तो आपका सिर्फ एक वोट काउंट होता है और ये दूसरे शेयर होल्डर्स जो कि मिलियन शेयर्स ओन करते हैं उनके अगेंस्ट ये ज्यादा इंपैक्ट नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, आपका ये एक वोट भी काउंट जरूर होता है। अगर आपको कभी भी लगता है कि कंपनी कुछ गलत कर रही है या आपको उनके पॉलिसीज पसंद नहीं आ रहे हैं तो आप नो वोट देकर उस कंपनी के शेयर सेल कर सकते हैं। कंपनी आपको साल में 4 बार रिपोर्ट कार्ड देती है कि कंपनी कैसा काम कर रही है और सेल्स कैसा चल रहा है और कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। साल में एक बार कंपनी आपको एनुअल रिपोर्ट भी देती है, जिसमें पूरे साल का सब कुछ बहुत ही डिटेल में दिया हुआ रहता है। जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन कौन है, उनके क्वालिफिकेशंस क्या हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, स्ट्रेटजीज, पॉलिसीज, मिशन, विजन एंड मैनी मोर। अगर आप इसमें दिए हुए नंबर्स को पढ़ना नहीं जानते हैं तो आप इन नंबर्स को देखकर कंफ्यूज हो जाएंगे। आप इन नंबर्स को पढ़ने के लिए ट्रेनिंग ले सकते हैं। जब आप इन नंबर्स को समझने लगेंगे तो आपको ये कंफ्यूजिंग नंबर्स बहुत ही एक्साइटिंग लगने लगेगी। कंपनी को अपना सारा रिपोर्ट टाइम पर इन्वेस्टर के साथ शेयर करना पड़ता है और अगर किसी प्रॉब्लम की वजह से सेल्स नहीं हो पा रहा है तो भी इन्वेस्टर को बताना पड़ता है। और अगर कोई कंपनी इन्वेस्टर को मिसलीड करता है तो उस कंपनी को पेनल्टी लगता है और अपराधियों को जेल भी जाना पड़ सकता है। और अगर ऐसा कुछ होता भी है तो जैसे ही शेयर होल्डर्स को पता लगता है कि कंपनी ने कुछ सच्चाइयां छुपाई हैं तो सारे लोग एक साथ सेल करने लगते हैं, जिसकी वजह से शेयर प्राइस बहुत डाउन चला जाता है। और ज्यादातर शेयर्स चीफ एग्जीक्यूटिव के पास होते हैं, इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो। हर व्यक्ति जो किसी कंपनी के शेयर्स लेता है चाहता है कि कंपनी ग्रो करे। इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी के बिल्डिंग्स ग्रो करें, इसका मतलब ये है कि प्रॉफिट ग्रो करे। कंपनी पिछले साल से ज्यादा इस साल कमाए, ठीक उसी तरह जिस तरह पिछले साल अपने प्रॉफिट को इंक्रीज किया था। जब इन्वेस्टर्स ग्रोथ के बारे में बात करते हैं तो वो साइज के बारे में नहीं बल्कि प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात करते हैं या अर्निंग्स के बारे में बात करते हैं। अगर आप 3 कार्स 180 रुपीज में वॉश करते हैं और आप सोप और स्पंज के लिए 30 रुपीज खर्च करते हैं तो आपको 150 रुपीज का प्रॉफिट होता है। अगर आप उसी सोप और स्पंज से 5 और कार वॉश कर लेते हैं तो आपको 300 रुपए और मिलते हैं। मतलब आपका प्रॉफिट ट्रिपल हो जाएगा, जिसे आप कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं या एंजॉय कर सकते हैं। बड़ी एस्टैब्लिश्ड कंपनी अपने अर्निंग्स को 10 to 15% इंक्रीज करके खुश रहते हैं और नई कंपनीज अपने अर्निंग्स को 25 to 30% इंक्रीज कर सकते हैं। कोई भी कंपनी हो या व्यक्ति, सब एक ही रीजन के लिए बिजनेस में होते हैं और वो है अर्निंग्स। और शेयर होल्डर इसी चीज को देखते हैं और यही एक चीज है जिसके वजह से शेयर प्राइस ऊपर जाता है। किसी भी शेयर का प्राइस उस कंपनी के अर्निंग से रिलेटेड होता है। अगर अर्निंग कंटिन्यूअसली ग्रो करता है तो शेयर प्राइस भी कंटिन्यूअसली ग्रो करता रहेगा। अगर शेयर प्राइस अर्निंग्स के साथ ऊपर नहीं जा रहा है तो उसको अंत में ऊपर जाना ही है। अगर कोई कंपनी अपने अर्निंग्स को कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है और इन्वेस्टर को डिविडेंड पे कर रहा है तो ये लक बाई चांस नहीं होता है। जरूर उस कंपनी के प्रोडक्ट एंड मैनेजमेंट अच्छे होंगे और इस बात को समझना एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर के लिए बहुत जरूरी है। स्टॉक प्राइस को देखकर कभी भी डिसाइड नहीं किया जा सकता कि ये स्टॉक सस्ता है या महंगा। आपने लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि मैं IBM के शेयर को अवॉइड करता हूं क्योंकि $100 बहुत ही महंगा है। हो सकता है लोगों के पास $100 नहीं होंगे IBM के शेयर्स खरीदने के लिए, लेकिन हकीकत ये है कि $100 का कोई लेना देना नहीं है इस चीज से कि IBM का शेयर्स महंगा है या सस्ता। अगर IBM एक शेयर पर $10 का अर्निंग करता है तो आप 10 गुना प्राइस पे कर रहे हैं $100 के रेट के हिसाब से, जिसे PE रेशियो कहा जाता है। और 10 का PE रेशियो अभी के मार्केट के हिसाब से बहुत कम है। आप दूसरी तरफ देख सकते हैं, अगर IBM एक शेयर पर सिर्फ $1 अर्निंग कर रहा है तो आप 100 गुना अर्निंग्स के दे रहे हैं, मतलब 100 का PE रेशियो, जो कि बहुत ही महंगा है। अगर बहुत सारे कंपनीज के अर्निंग को ऐड करके उसके स्टॉक प्राइस से डिवाइड करेंगे तो एवरेज PE मिल जाएगा।
जाएगा। इससे आप समझ सकते हैं कि लोग अभी कितना पीई पे कर रहे हैं। हालांकि अभी आपको यह कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको इंडस्ट्री पीई आसानी से मिल जाता है। नए कंपनीज जिनमें ज्यादा पोटेंशियल होता है ग्रो करने का, उनका पीई थोड़ा ज्यादा रहता है पुराने एस्टैब्लिश्ड कंपनी के मुकाबले। कुछ कंपनी अपने अर्निंग्स को कंटिन्यूअसली और तेजी से ग्रो करती हैं, जबकि कुछ कंपनी के अर्निंग्स इकोनॉमिक क्लाइमेट्स पे डिपेंड करते हैं। किसी को पता नहीं रहता कि अगर ऐसे कंपनी ने आज अच्छा परफॉर्म किया है तो अगले साल कैसा करेगा। इसलिए ऐसे कंपनी के पीई तेजी से ग्रो करने वाले कंपनी के पीई से कम रहता है। अगर कंपनी बहुत सारे पैसे कमा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉक होल्डर को बहुत बेनिफिट होगा। अगला सबसे अहम सवाल है कि कंपनी इन पैसों को किस तरह से यूज करता है। बेसिकली कंपनी के पास इन पैसों को खर्च करने के लिए 4 ऑप्शन होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है कि वे प्रॉफिट के पैसों को अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में लगा दें, यानी ये नई फैक्ट्रीज बना सकते हैं जिससे अर्निंग्स पहले से ज्यादा हो सके। और ये ऑप्शन कंपनी के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए दोनों के लिए ही बहुत अच्छा है। और दूसरा ऑप्शन है वो इन पैसों को अननेसेसरी चीजों के लिए वेस्ट कर लें, जैसे ऑफिसेज में मार्बल्स लगाना, कॉर्पोरेट जेट्स खरीदना, एग्जीक्यूटिव की सैलरी बढ़ाकर डबल कर देना या दूसरी कंपनी को महंगे दामों में खरीदना। तीसरा ऑप्शन है कंपनी अपने शेयर्स को बाय बैक कर ले। लेकिन कंपनी ऐसा क्यों करती है? क्योंकि अगर मार्केट में कम शेयर्स रहेंगे तो बचे हुए शेयर्स की वैल्यू बढ़ जाएगा। शेयर बायबैक भी शेयर होल्डर के लिए बहुत अच्छा है। या फिर आखिरी ऑप्शन में वो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे कर दें। डिविडेंड पे करना बहुत अच्छी बात नहीं है। अगर कंपनी उन पैसों को फिर से अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो वो बहुत अच्छा है। हालांकि डिविडेंड शेयर होल्डर्स के लिए तो अच्छा ही है। अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले हैं तो आपको उस कंपनी की सारी कहानी जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पर बहुत सारे लोग धोखा खाते हैं। लोगों को लगता है जो शेयर प्राइस कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है वो कंपनी अच्छा है। जब शेयर प्राइस स्टेबल हो जाता है या डाउन जाने लगता है तो लोग बोर हो जाते हैं, फिर शेयर सेल करके उस स्टॉक से निकल जाते हैं। जब आपको कंपनी का सारा स्टोरी पता रहता है तो आप कंफ्यूज नहीं होते हैं और ना ही स्टॉक प्राइस डाउन जाने से पैनिक होते हैं। अगर आपको सब कुछ अच्छे से पता रहता है तो आप आसानी से डिसीजन ले सकते हैं कि कब क्या करना है, किस स्टॉक को कब बाय करना है, कब सेल करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।